हेलो फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे पॉलिटी के लेक्चर। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इसमें हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज हम क्रॉन रूल से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द प्रीवियस लेक्चर एंड वॉच दोस लेक्चर so that you have a basic understanding of the chapter and what is going on। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ अब क्रॉन रूल से। तो बेसिकली 1857 यहाँ तक हमारा चल रहा था कंपनी रूल। ठीक है, और 1858 यहाँ से चलने लगा है हमारा क्रॉन रूल, और यही रूल हमारा चलेगा इंडिपेंडेंस तक, 1947 तक। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, क्यों आया था? क्योंकि हम सबको पता है कि 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, और क्या हुआ था, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ठीक है, एक अभी तक का एक बड़ा स्केल में ये रिवॉल्ट हुआ था। इट इज नॉट दैट दिस रिवॉल्ट इज द फर्स्ट वन, बट this is revolt is highlighted because it is somewhat have a unique characteristic, okay, and that's why this revolt has been discussed and it was that much massive कि इसके बाद क्रॉन रूल आ गया, है ना, और इसको हम सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। तो इसके बाद ही हमारा एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, बेसिकली वाइस रॉय, ये डिजाइनेशन मिला था किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अच्छा, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया कैसे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से, है ना। यहाँ क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया गया था, है ना। और ये क्यों दे दिया गया था? ताकि एक यहाँ एक अटेम्प्ट किया गया था कि क्रिएट कर दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यहाँ बेसिकली उनकी टेरिटोरियल एरिया बढ़ाई गई थी, है ना। तो ये इसीलिए यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दिया गया था। और यहाँ क्या हो रहा है कि एक नया टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया जा रहा है। वो कौन सा टाइटल है? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये भी कुछ सिंबलाइज करने के लिए होगा, राइट। सो बेसिकली ये क्या सिंबलाइज करने के लिए है कि इसको देने के बाद, ये टाइटल देने के बाद ये कहा गया कि ये जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया होंगे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन की। ठीक है, तो वो ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडिया में। ठीक है, तो इसमें आप याद रखें कि पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बने लॉर्ड कैनिंग बने। बेसिकली यूपीएससी तो ऐसा बिल्कुल नॉमिनल सा सवाल नहीं पूछेगा कि कौन थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, बट फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो who is the first viceroy of India, right? Okay, now the next point कि डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इस एक्ट ने खत्म कर दिया। तो बेसिकली डबल गवर्नमेंट आया किस एक्ट से था? अगर आप रिकॉल कर रहे हैं तो डबल गवर्नमेंट आया था पिट्स इंडिया एक्ट से। जब हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि कभी भी डबल गवर्नमेंट आएगा तो आपके ब्रेन में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि दैट कम फ्रॉम पिट्स इंडिया एक्ट। तो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था? बेसिकली इसमें ये कहा गया था कि लेजिस्लेटिव फंक्शन और आपके कमर्शियल फंक्शंस एंड आपके पॉलिटिकल फंक्शंस, ये आपके दो बॉडीज देखेगी। पॉलिटिकल फंक्शंस को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा एंड कमर्शियल फंक्शंस को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। यही कहा गया था ना डबल गवर्नमेंट में। तो जस्ट रिकॉल इट। तो ये वाला जो डबल गवर्नमेंट का जो ये सिस्टम था दैट ended by the Government of India Act of 1858. Okay, what is the third pointer? The third pointer said it created a new office
and that new office is called Secretary of State for India. Basically, this new office is called Secretary of State for India, and basically, what is the function of this office? The function of this office is basically this office have a complete authority over the Indian administration. ओके सो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास क्या था, कंप्लीट ऑथोरिटी था ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सेक्रेटरी जो होते थे वो आपके ब्रिटिश कैबिनेट के ही मेंबर होते थे, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग सूड इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। आगे आप देखेंगे पॉइंटर्स में। ओके सो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था दैट इज बीइंग हेल्ड बाय 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे अभी भी देखा जाता है कि काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह से उस समय क्या हुआ था, 15 मेंबर काउंसिल लाई गई थी, क्रिएट की गई थी, और इसके हेड किसको बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन बने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी तरह से अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल को यहाँ पे फिफ्थ पॉइंटर में कहा गया है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट के जैसा बनाया गया था, और इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग शूड इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये बोला गया कि अगर एक्ट ऑफ 1858 की बात की जाए तो इट इज बेसिकली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ट्राई कि किसी तरह से इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और अच्छी हो जाए। क्यों, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट आके इनको बहुत ही ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के इफेक्ट्स क्लियर हो गए थे, है ना। वो दे सी द क्लियरिंग डिफेक्ट्स इन देयर administration, and that's why to improve this they came up with the act of 1858 so that they can improve the its administrative machinery and this defect in it. Okay, in order to fix the defects in it, what they does that they improve their administrative machinery through this act. ठीक है। उसी तरह से हम जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आपका मॉडर्न इंडिया की, तो उसमें हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो जान चुके थे कि उनके डिफेक्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, और किस तरह से फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको रेक्टिफाई भी करते हैं, जिसका एक पार्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। और हाँ, इस एक्ट में ये लोग जान चुके थे, मतलब इस रिवॉल्ट के आने के बाद ये जान चुके थे कि टू हैव अ कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी नेसेसरी। In order to have a smooth functioning of their administration, it is very necessary to have some cooperation of Indians also, and that's why it is initiated. And we see in the coming points that basically for this purpose they also come up with three acts: the Indian Council Acts of 1861, 92, and 1909. Right. So in this act also we see that they does a great forward in this direction. ओके एंड इसमें आपको ये तीनों एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स ये तीनों एक्ट में ही होती है, क्योंकि कई बार हमें प्रोविजंस याद होते हैं बट ये हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये प्रोविजन कौन सा वाले एक्ट में थी, 1611 वाले एक्ट में थी, या 92 वाले एक्ट में थी, या 1909 वाले एक्ट में थी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते समय बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि प्रोविजन से हम कनेक्ट कर पाएँ कि कौन-सा कौंसिल एक्ट है। यहाँ पर वही सारा कुछ जो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश कोऑपरेशन चाहते थे इंडियंस का, वो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम आगे, इसके फीचर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ दिस 61 एक्ट, 1861 एक्ट, ओके। तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि ये क्या किए, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, इसका बिगिनिंग किया गया 1861 के एक्ट से, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, इंडियंस को एसोसिएट करवाया गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस स्टार्ट हो गया था। लॉ मेकिंग प्रोसेस से इंडियन अब आपके एसोसिएट होने लगे, ठीक है। और इसमें कहा गया कैसे, इसमें वाइसरॉय को कहा गया कि आप कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो ये याद रखेंगे, अभी तक एज अ ऑफिशियल मेंबर ये इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सपैंडेड काउंसिल के मेंबर बन के ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 1862 में क्या हुआ था कि लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के विसरॉय थे, उन्होंने क्या किया, 3 इंडियन को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको जगह दी और नॉमिनेट किया। तो आखिर वो 3 इंडियंस कौन थे?
राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सरदेमकर रॉय। अभी तक इतना छोटा सा बात तो नहीं पूछा गया है क्वेश्चंस में कि वो तीनों इंडियंस कौन थे, बट आप ब्रीफ इससे सिर्फ एक ये आइडिया रखिएगा कि इंडियंस को कौन से एक्ट से लॉ मेकिंग प्रोसेस में आपको एसोसिएट किया गया, इनिशिएशन किस एक्ट से हुआ है, तो 1861 के एक्ट से हुआ है। दूसरी बात ये कि इनिशिएशन के वक्त दे आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, ओके, नॉट एन ऑफिशियल मेंबर, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर, तो ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंटर इसके बारे में ये याद रखेंगे कि यही वो एक्ट है जहां से प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। हमने देखा था किस तरह से सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंच गई थी, कौन से एक्ट से, 1833 वाले एक्ट से। हमने देखा था किस तरह से 1833 वाले एक्ट से ये जो है वो क्या हुआ था कि सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंच गई थी, राइट। तो फाइनल डिसेंट्रलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ है वो आपका 1861 वाले एक्ट से हुआ है, ठीक है। और फिर हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपके 1861 वाले एक्ट से स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ कि लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी से छीन ली गई थी। हमने देखा था 1833 वाले एक्ट में कि किस तरह से आपकी लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से छीन ली गई थी, ठीक है, वो आपको लौटा दी गई है। इसका मतलब जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट हुई थी वो रिवर्स हुआ है इस एक्ट से, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंटर में कि it provided for the establishment of new legislative council for Bengal, North West Province and Punjab। मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, बंगाल और पंजाब के लिए नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए, स्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है। और कौन से ईयर में हुए थे ये लिखा हुआ है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू जस्ट हैव अ रफ आइडिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था इस एक्ट से। अभी तक ये पॉइंटर्स भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट वाला पॉइंटर्स यहाँ आप देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ। सेकंड पॉइंटर आप ये देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, कैसे कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को फिर से उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स मिल गई। फोर पॉइंटर में आते हैं, ये वाइसरॉय को एम्पावर कर देता है, किसके लिए कि वो रूल्स बना सकता है, ऑर्डर्स बना सकता है, ताकि कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो बिजनेस का काउंसिल में, और द कन्वीनियंट मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल, ओके। And also it gave recognition to the portfolio system that has been introduced by Lord Canning in 1859। तो ये याद रखेंगे 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये इसमें एक पॉइंटर्स आपको ये याद रखना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि इसको जो रिकॉग्निशन मिला है ये पोर्टफोलियो सिस्टम में, ये पोर्टफोलियो सिस्टम में जो रिकॉग्निशन मिला है पोर्टफोलियो सिस्टम को, वो किस एक्ट से मिला है, तो ये मिला है आपके 1861 वाले काउंसिल एक्ट से। अच्छा, ये पोर्टफोलियो सिस्टम था क्या, ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता था कि एक मेंबर को, वाइसराय काउंसिल के एक मेंबर को इंचार्ज बनाया जा सकता था एक से मोर डिपार्टमेंट का, यही था पोर्टफोलियो सिस्टम कि एक मेंबर कैन बी द इंचार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को एक मेंबर उसका इंचार्ज बन सकता था, दैट इज व्हाट द पोर्टफोलियो सिस्टम इज, ओके। यू नो अब कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, एंड यू ऑल्सो नो कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। जस्ट इसको अपने ब्रेन में अच्छे से बैठा लें। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंटर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है फिफ्थ वाला, जहां से क्वेश्चंस पढ़ने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ऑर्डिनेंसेस, वाइसरॉय को ऑर्डिनेंसेस एम्पावर्ड, मतलब इसको ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर वाइसरॉय को किस एक्ट ने दी, तो किस एक्ट ने दी, ये था 1861 वाले कौंसिल एक्ट, इसने दी। तो 1861 के कौंसिल एक्ट से वाइसरॉय को ऑर्डिनेंसेस इशू करने का पावर मिल चुका है, तो बस इसको याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंसेस वाज 6 मंथ, जैसे अभी भी देखा जाता है, दैट इज सिमिलर इन टुडे वर्ल्ड आल्सो, कि ऑर्डिनेंसेस जो है अभी भी इसका जो मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 6 मंथ, राइट। तो इट empowered द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज द वाइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव बात कर रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का अगर कॉन्करेंस ना भी रहे,
ठीक है, अगर वो सहमत ना भी हों इस ऑर्डिनेंस के लिए, तब भी वाइसरॉय को ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस इश्यू कर सकता है और द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंसेस इज 6 ईयर। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंसेस ये इश्यू कर सकता है विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी हो तो फिर क्या होगा, अगर इमरजेंसी हो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना वाइसरॉय जो है ऑर्डिनेंसेस इश्यू कर सकता है। अब हम देखेंगे 1892 वाला एक्ट। ठीक है, 1892 में क्या एक्ट मतलब इसका फीचर्स क्या है ये देख लेते हैं। 1892 का फीचर्स ये है कि इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब क्या हो रहा है कि एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंट्रोड्यूस की हुआ था 1861 से, राइट। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं और हमने देख भी लिया कि तीन, उस समय लॉर्ड कैनिंग ने 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर अपने काउंसिल में जगह दी थी। अब क्या हुआ, अब 1892 वाले बोला है, ये एक्ट ने कहा है कि अब जो है एडिशनल मेंबर्स मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। तो अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 होंगे, बल्कि उसका नंबर को इंक्रीज कर दिया गया है। और बट लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी है, मतलब ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी अभी भी काउंसिल में ऑफिशियल मेंबर्स ज्यादा हैं, बट नॉन ऑफिशियल्स के नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे। It increased the function of the legislative councils and gave them the power of discussing the budget. अब यहाँ आता है सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पावर टू डिस्कस द बजट ये दिया गया है। कौन से एक्ट से दिया गया है? कौन से एक्ट से दिया गया है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से दिया गया है। पहला ये याद रखेंगे कि ऑर्डिनेंस का पावर किस एक्ट से आया? ऑर्डिनेंस का पावर आया है आपके 1861 वाले एक्ट से, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और बजट का पावर दिया गया, डिस्कस द पावर टू डिस्कस द बजट, दैट इज गिवन इन व्हिच एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, and they are also free to address the question to the executive regarding it. Just remember that. Okay, so the third pointer, what is the third pointer? It provided for the nomination of some non-official members of the central legislative council by the viceroy. अब थर्ड पॉइंटर कह रहा है कि अब ये इसमें इस एक्ट में कहा गया कि आप मतलब वाइसरॉय जो है वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर नॉमिनेट करना है तो कौन करेगा? वाइसरॉय करेगा। ओके, किसके रिकमेंडेशन पे करेगा? आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और ठीक है बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी रिकमेंडेशन पे करेगा। कौन करेगा? वाइसरॉय करेगा। किस में करेगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन करना है तो वाइसरॉय, लेकिन अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करना है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को तो कौन करेगा? तो फिर करेगा गवर्नर। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे करेगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, म्युनिसिपैलिटीज के और यूनिवर्सिटीज के और ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स, इसके रिकमेंडेशन पे करेगा। तो जस्ट रिमेंबर कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ये पावर दी गई, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बस ये डिजाइनेट कर दिया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में करना है तो वाइसरॉय करेगा, और अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में करना है तो गवर्नर करेगा। वाइसरॉय करेगा तो फिर वो किसका एडवाइस लेगा, किसके रिकमेंडेशन पे करेगा? दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, and in case it is being nominated to the provincial legislative council, it is been on the recommendation of municipalities, universities, trade, zamindars and chambers. Okay, remember that. तो इसमें क्या है, आपको क्या सबसे ज्यादा याद रखना है कि लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन इलेक्शन का आया है, नॉमिनेशन का आया, यहाँ पे हमने देख लिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन इलेक्शन का आ गया है इन फिलिंग ऑफ सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स, किसमें? सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी। इससे हमें ये पता चल गई। ठीक है, लेकिन एक बात ये याद रखना है कि इलेक्शन जैसा कोई वर्ड, इलेक्शन जैसा कोई ऐसा वर्ड यूज जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज हुआ था, ये याद रखेंगे। इलेक्शन का वर्ड अभी तक यूज नहीं हुआ था। तो यहाँ हमारा 1892 वाला एक्ट भी पूरा होता है। अब चलते हैं फीचर्स जानते हैं 1909 वाले एक्ट की। तो हमने अभी तक क्या कर लिया, हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ आपके 1861 देख लिया, राइट। देन हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 देख लिया, और अब हम जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पर।
ठीक है? तो अब हम इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या थे 92 वाले एक्ट में। 92 वाले एक्ट की कुछ ज़्यादा प्रोविज़न है नहीं। इसमें तो बस यही है कि एडिशनल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो एडिशनल मेंबर्स थे, उनको क्या-क्या बढ़ा दिया गया है और सेकंड पॉइंटर्स ने कहा है बजट, बजट को डिस्कस करने का पावर मिल गया है और तीसरा कहा है कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, ठीक है? तो बस ये 3 पॉइंटर थे 1892 वाले, ओके? ओके, अब हम चलते हैं आपके मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि एक्ट ऑफ 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में चलते हैं, ठीक है? तो अब चलते हैं इसके फीचर्स को देख लेते हैं, ठीक है? ये याद रखेंगे मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1909 को ही मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं क्योंकि उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे मॉडली थे और मिंटो थे उस समय के वाइस रॉय थे, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ कि साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बढ़ाया गया है, सेंट्रल वाला भी लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल वाला भी, इसके साइज को बढ़ा दी गई है। मतलब ये 16 से 50 हो गई थी आपके सेंट्रल वाला और प्रोविंशियल काउंसिल्स तो वो यूनिफॉर्म नहीं थे बट इसके साइज को भी बढ़ा दिया गया है। तो आपको इतना ये नहीं याद रखना है कि कितना बढ़ा था, कब से कितना हुआ। बस इतना याद रखना है कि हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साइज को बढ़ाया गया था एंड इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। It retained the official majority. It retained the official majority. Okay. ठीक है। तो क्या हुआ था सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बनी हुई है लेकिन ये अलाउ कर दिया है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज्यादा हो सकते हैं बट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी तक ऑफिशियल मेजॉरिटी ज्यादा थी। अब चलते हैं थर्ड पॉइंटर्स में। It enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both the level. तो deliberative functions को भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है कि मेंबर्स आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड मूव रिजोल्यूशंस। तो ये आप याद रखेंगे कि अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस on the budget and okay move resolutions on the budget, they are allowed for that. And which act allowed this? It is Indian Council Act of 1909, that is Morley Minto reforms. तो Morley Minto reforms से ऑप्शनल मेजोरिटी रिटेन्ड रही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती थी। फर्स्ट में ये कहा गया कि साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दोनों को सेंट्रल वाले और प्रोविंशियल वाला दोनों को ही बढ़ा दिया गया है। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब यहाँ पर पहली बार क्या हुआ, फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। तो वाइसरॉय गवर्नर इन दोनों के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस जो है पहली बार एसोसिएट किया गया। और ये याद रखेंगे यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, दोनों में ही पीसीएस और यूपीएससी दोनों में देखा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट टाइम जो है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो आए हैं फर्स्ट इंडियन, दैट वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है? ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। Okay, he was appointed as a law member. Now, the next point, it introduced a system of communal representation. That is also a very important point. कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है आपके मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स से। क्यों? क्योंकि concept of separate electorate that has been accepted in the Morley Minto reforms. Okay, and under this, so what is this separate electorate system? सो सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम बेसिकली ये था कि अगर मुस्लिम को ये ग्रांट हुआ है, इसका मतलब ये कि मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स। दैट इज अ सेपरेट इलेक्टोरेट। आगे जाके देखेंगे कि यही सेपरेट इलेक्टोरेट था जिसको गांधी जी ने बहुत इसके लिए डिनाई किया कि नहीं, ये दलित को नहीं मिलना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। और हुआ भी ऐसा है कि दलित को फिर इसे नहीं, मतलब ये दलित को नहीं मिला। लेकिन मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, कौन से एक्ट से? मॉडली मिंटो रिफॉर्म से। कम्युनल इलेक्टोरेट का सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ है और इसलिए एक्ट लीगलाइज द कम्युनलिज्म इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, एकदम दिमाग में आप रखेंगे, बिल्कुल मेमोराइज करके रखेंगे कि दिस मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स लीगलाइज द कम्युनलिज्म इन इंडिया एंड दैट्स व्हाई द मिंटो इज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। Lord Minto is called the father of communal electorate. It also provided for the separate representation of presidency
कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। तो इस तरह से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन सबको दिया गया है, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को, चैम्बर्स को, यूनिवर्सिटीज को, बट इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट पॉइंट, यू जस्ट स्किप इट और जस्ट हैव अ ओवरव्यू, शॉर्ट ओवरव्यू। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से स्टार्ट करेंगे। अभी इस लेक्चर में इतना ही, बट आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, और यू कैन रेफर टू माय नोट्स व्हिच आई प्रोवाइड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग, और बिल्कुल पढ़ते रहें। ओके, बाय, टेक केयर।